नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यह म्यूजिक क्लास 9 नंबर है मित्रों। यदि आप डायरेक्ट वे में 9 नंबर का वीडियो यदि देख रहे हैं तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो आप देख लीजिए। और यह जो आज का जो क्लास है मित्रों एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू। आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम जिक्र कर देंगे और आपको स्कोरिंग करके मित्रों आपको बताना भी है कि कितना नंबर आपका आया, क्योंकि इसमें सभी के सभी प्रश्न मित्रों हम पढ़ा चुके हैं और वही प्रश्न आपके पास दोबारा लाए हैं। ठीक है, आपको उसी में से क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके लाया गया। हम देखते हैं कि कितना नंबर आप स्कोरिंग करते हैं और स्कोरिंग करने के बाद आप कमेंट्स में मित्रों जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया। कुल आपको मित्रों 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में कितने आपके आंसर सही हुए। तो मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, नाद के कितने गुण हैं? नाद के कितने गुण है, या फिर पूछ सकता है कि नाद के कितने विशेषताएं हैं। मित्रों कुछ सेकेंड हम छोड़ देंगे, उस समय में आपको आंसर कमेंट्स में दे देना है। नाद के कितने गुण है मित्रों? तो नाद के आपको 3 गुण है या 3 विशेषता है। आंसर क्या हो जाएगा? पॉल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न मित्रों कि संगीत में कितने वर्ण हैं? संगीत में कितने वर्ण हैं? आप जरूर बताइए कि संगीत में कितने वर्ण हैं। तो इसका आंसर मित्रों आप कमेंट्स में फट से बता दिया कीजिए कि संगीत में जो वर्ण है मित्रों 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण। ठीक है, अभी डिटेल्स में हम नहीं बता रहे क्योंकि यह एमसीक्यू एक प्रकार का है और एमसीक्यू में हम डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, फटाफट लेकर के चलेंगे। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों नाद के आपको 2 प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं मित्रों। आपको कमेंट्स में तत्काल आंसर दे देना चाहिए कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों आंसर क्या है? 2। इसका आंसर क्या है? सही, मतलब बॉल। अगला आपका प्रश्न मित्रों कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक के मित्रों कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों सप्तक के आपको 3 प्रकार होते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपको मित्रों हम जिक्र कर चुके हैं पहले। आप जरूर कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती है? तो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं जो होती है मित्रों 7 होती है। कितनी होती है? 7, मतलब सी नंबर। बार बार बता रहा है कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है मित्रों? तो इसका आंसर आपको बताना है इसमें से कौन वैदिक स्वर है। तो मित्रों बताते चले कि इसमें से वैदिक स्वर कोई नहीं है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि विकृति स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? विकृति स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है मित्रों? कुछ समय आपको छोड़ दे रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सारंगदेव। किसने किया है? सारंगदेव ने मित्रों किया है। अगला प्रश्न हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से ध्यान देंगे। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको 100% बताना चाहिए कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या मित्रों कितना है? 10 है। आपको बताते चले कि दक्षिणी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या मित्रों कितना है? 19 है। ठीक है, अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। आल्पित गान किस श्रेणी में आता है? आल्पित गान किस श्रेणी में आता है? तो मित्रों इसका आप आंसर जरूर बताइए कि क्या होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मतलब अनुबंध गान में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, रागांग पद्धति किसने स्थापित की है? रागांग पद्धति किसने स्थापित की है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण मोरेश्वर खरे। बहुत ही बेहतरीन परीक्षा आपको जैसे क्वेश्चन ही है और सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण भी है मित्रों। मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद है? मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा रे और प, मतलब बी नंबर आंसर। मित्रों इसका आंसर क्या है? सही है। अब सभी प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत ही बारीकी से कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी किस तरीका से चल रहा है। राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं? राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या है? सही है, मतलब सी नंबर। ठीक है मित्रों, और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। उत्तरायता क्या है? उत्तरायता क्या है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा
मूर्छना है, मिसप्रिंट लिखा गया मित्रों, मूर्छना हो जाएगा, मूर्छना, ठीक है, मूर्छना, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल इसका आंसर सही है। उत्तरायता क्या है मित्रों, तो मूर्छना है। अगला आपका प्रश्न है कि अर्धमगधी किस शैली का प्रकार है, अर्धमगधी किस शैली का प्रकार है मित्रों, तो कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गीति का प्रकार है। किसका प्रकार है, गीति का प्रकार है। अगला प्रश्न तो मित्रों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से चलेंगे। थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है, थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है, तो मित्रों हो जाएगा पंडित भारत खंडे साहब का। थाट राग किसकी देन है, तो पंडित भारत खंडे साहब का। अगला आपका प्रश्न है कि मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है, जो मोहन वीणा है किस वाद्य का विकसित रूप है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा गिटार का। किसका हो जाएगा, गिटार, मतलब सी आंसर इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। भारत खंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धैवत लगते हैं, तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइए कि भारत खंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धैवत लगते हैं, तो 16वीं श्रुति पर। बोल इसका आंसर क्या है, सही है। कुल श्रुति की संख्या बच्चों कितने हैं, तो 22 हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्राचीन काल के सदत स्वर किस श्रुति पर स्थापित हैं, प्राचीन काल के सदत स्वर किस श्रुति पर स्थापित हैं, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा चौथी श्रुति पर। क्या श्रुति पर, चौथी श्रुति पर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि वेंकटमुखी, यहाँ पर लिखाएगा वेंकटमुखी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया है, मतलब वेंकटमुखी साहब जैसे कितने स्वरों का निर्माण किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 72 स्वरों का निर्माण किए। कितने स्वरों का, 72 स्वरों का वेंकटमुखी साहब के द्वारा पूछ जाएगा तब, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है, राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। आपको मित्रों बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि, आपको याद होना चाहिए। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। उदग्र शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है, उदग्र शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध से संबंधित है। किससे है, प्रबंध से। ए पर आंसर क्या है, सही है। अब सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आंसर दीजिए और लास्ट में बताइए कि कितना आपका आंसर सही हुआ। प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं, मतलब प्रबंध में कितने अंग होते हैं, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 6 अंग होते हैं। प्रबंध के कितने अंग हैं मित्रों, 6 अंग हैं। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, डी इसका आंसर सत्य है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रबंध किस वर्ण में आता है, प्रबंध किस वर्ण में आता है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प्रबंध निबंध वर्ण में आता है। ये पहला आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। आधुनिक शुद्ध ठाठ किसे माना जाता है, आधुनिक शुद्ध ठाठ किसे माना जाता है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बिलावल को माना जाता है। किसको माना जाता है, बिलावल को। आधुनिक शुद्ध ठाठ किसको माना जाता है, शुद्ध मतलब प्योर, तो बिलावल ठाठ को माना जाता है। मित्रों आपको एक चीज बताते चले कि ठाठों के बारे में संपूर्ण जानकारी मित्रों हम एक वीडियो बना दिए हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम जैसे लिंक दे देंगे, जरूर वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा ताकि आपको 100% याद हो जाए। रेला नहीं, रोला नहीं, मिसप्रिंट है, रेला होगा। रेला, रेला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रबंध से। रेला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है, तो प्रबंध से मित्रों संबंधित है, मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है, सही है। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। धमार गायन विद्या निम्न में से किससे संबंधित है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा होरी से। धमार गायन विद्या किससे संबंधित है, होरी से। सभी प्रश्न जितने भी मित्रों इसमें प्रश्न आपके पास हम लाए हैं, सभी के सभी प्रश्नों को हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो एमसीक्यू टेस्ट लगाए हैं ताकि आपको पता चले कि कितना स्कोरिंग आ रहा है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। ठीक है। ध्रुपद शैली का आविष्कार कितवीं शताब्दी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। मित्रों बताते चले कि ध्रुपद शैली का जो आविष्कार किए थे ग्वालियर के राजा मानसिंह किए थे। कौन किए थे, ग्वालियर के राजा मानसिंह मित्रों किए थे। आपसे पूछ सकता है कि
राजा मानसिंह विश्वविद्यालय संगीत का कहाँ है? तो ग्वालियर में ही है। अगले प्रश्न का हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ समय आपको हम देते चलेंगे ताकि आप आंसर देते चले। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो इसका आंसर है मित्रों बी, मतलब बॉल आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको आपको जानते होंगे, सिद्धेश्वरी देवी, गिरिजा देवी और सविता देवी। ठीक है, इस सभी के सभी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। सविता देवी, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी किससे संबंधित है? तो ठुमरी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डागर बानी के प्रवर्तक कौन है? डागर बानी के प्रवर्तक जो है मित्रों ब्रज चंद है। ब्रज चंद मतलब डॉग, आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मैहर घराने से। गलत लिखा हुआ है, मैहर होगा, मैं ह और मैहर घराने से एप्पल। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो मैहर घराने से मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के आश्रय में थे? टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के आश्रय में थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको बताइए कमेंट्स में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलाम रसूल। जैसे मियां शौरी किसके दरबार में रहते थे? तो गुलाम रसूल के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न आपका है सामवेद के कितने स्वरों में से एक है? सामवेद के तीन स्वरों में से एक है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद। क्या हो जाएगा? उस्ताद। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है। और सर्वप्रथम किस वेद की रचना की गई थी मित्रों? तो ऋग वेद का। वेद की संख्या कितने हैं? 4 है। चारों वेद आपको दिया हुआ है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दोस्तों साम गायन में कितने गायक होते हैं? साम गायन में कितने गायक होते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3 होते हैं, मतलब बॉल। आपको बताना है कि कितने आंसर आपका सही हो रहा है। वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा शिल्प कला। क्या हो जाएगा? शिल्प कला। अगला आपका प्रश्न मित्रों गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको बोला जाता है रूपकालिप्त, मतलब एप्पल। क्या बोलते हैं? रूपकालिप्त बोलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है शाम उस समय का डॉट था, मतलब शाम उस समय का है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा वैदिक संगीत का। शाम जैसे वैदिक संगीत का एक अंश माना गया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका यज्ञों में प्रमुख गायक को कहते हैं। तो यज्ञों में प्रमुख गायक को मित्रों आपको जो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ समय देंगे और समय के अनुसार आपको जैसे आंसर देते जाना है। उदागता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदागता, एप्पल। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि दक्षिण संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको, यदि आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हो, यदि इसका आंसर आपको नहीं याद है तो बहुत ही दुख की बात है। दक्षिण संगीत पद्धति को मित्रों कर्नाटक संगीत पद्धति भी बोला जाता है और उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? ध्रुवा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 मात्रा होती है। ध्रुवा ताल में कितनी मात्रा होती है बच्चों? 14 मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं? कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 अंग है। ठीक है, कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं? तो 3 अंग है मित्रों। अगला प्रश्न पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहनम से मिलता है? ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। इसका आंसर मित्रों तब तक बताते कमेंट्स में आप दे दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भूपाली। क्या हो जाएगा? सी, भूपाली। अगला प्रश्न मित्रों आपका कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंध है? कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंध है मित्रों? तेजौर गलत लिखा हुआ, तंजौर होगा। क्या होगा? तंजौर।
मतलब एप्पल। ठीक है, कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? तो तंजौर से मित्रों। और अगला प्रश्न आपका है कि पुरंदरदास की रचना किस भाषा में है? तो पुरंदरदास की रचना जो मित्रों है कन्नड़ भाषा में है। आपसे पूछ सकता है कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो पुरंदरदास को ही माना जाता है और इनकी जो रचना है मित्रों कन्नड़ भाषा में है। अगला प्रश्न है कि अचल स्वर कौन सा है? मतलब अचल स्वर कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा प। प को क्या बोला जाता है? अचल स्वर के अंतर्गत मित्रों रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। इनमें से कौन सा आश्रय राग है? इनमें से कौन सा आश्रय राग है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा भैरव। भैरव जैसे मित्रों आश्रय राग है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। राग श्री का गायन समय क्या है? राग श्री का गायन समय क्या है? तो मित्रों बताते चले कि राग श्री का गायन समय आपको सूर्यास्त के समय है। मित्रों बताते आपको चले कि संगीत में जैसे प्रहर कितने हैं? तो 8 हैं। संगीत में प्रहर कितने हैं? तो 8 है। तो राग श्री का गायन का समय मित्रों क्या है? तो सूर्यास्त के समय। अगला आपका प्रश्न मित्रों कि किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा होता है? किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा होता है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा वादी स्वर एप्पल। ठीक है, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन होता है? तो वादी स्वर होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है। आपको 2-3 दिन लगातार मित्रों एमसीक्यू क्लास चालू करेंगे। आप लगातार एमसीक्यू क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। संगीत में कितने वर्ण हैं? संगीत में कितने वर्ण है मित्रों? तो संगीत में आपको 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। इस प्रकार मित्रों आज का एमसीक्यू टेस्ट आपका यहीं पर समाप्त किया गया। ठीक है, यदि आप चैनल पर मित्रों पहली बार यदि विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक चीज और मित्रों, लाइक भी फट से कर दिया कीजिए। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि इसी चैनल के एक सेकेंड पार्ट मित्रों स्टार्ट किए गए हैं दक्ष स्टडी जोन। दक्ष स्टडी जोन मित्रों उस चैनल पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स और हिंदी ग्रामर और जीके का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आपके पास अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल पर आपको पूर्ण रूप से काम करेंगी हमारे प्रिय शिष्य मिस शिवानी गुप्ता। उनको आप सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि बहुत कम समय में सफलता प्राप्त कर लें। आप लोग बहुत ज्यादा उस चैनल को सपोर्ट भी किए हैं और सपोर्ट करने की जरूरत है। उनका कोशिश रहेगा कि कम समय में अधिक से अधिक आपको शिक्षा दे दें ताकि आपका जीवन एक सफल बन जाए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।